हाय गाइस, आज की क्वेश्चन आंसर है हमारी क्लास 12 हिंदी का चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अम्बेडकर के क्या तर्क हैं। तो आपको तर्क बताने हैं। इसका आंसर है जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे जो अम्बेडकर जी हैं उनके बहुत सारे तर्क हैं। फर्स्ट है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करती है। सेकंड है, सभ्य समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है, परंतु श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन किसी अन्य देश में नहीं है। थर्ड है हमारा, भारत की जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता, वह मनुष्यता की क्षमता या प्रशिक्षण की दरकिनार करके जन्म पर आधारित पेशा निर्धारित करता है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है, क्या यह स्थिति आज भी है। तो गाइस, इसका आंसर है जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का भी एक कारण बनती रही है, क्योंकि यह जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध के भी रखती है या फिर बांध देती है। उसे पेशा बदलने की अनुमति नहीं होती, भले ही पेशा अनुपयुक्त हो या अपर्याप्त होने के कारण भी वह भूखा मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी आकस्मिक परिवर्तन हो जाते हैं, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य को पेशा न बदलने की स्वतंत्रता न हो तो भुखमरी व बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को पैतृक पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती थी। उसे अनुमति नहीं देती थी कि वो अपने पिता के धंधे को बदले, पर आज यह स्थिति नहीं है। सरकारी कानून, समाज सुधार व शिक्षा के कारण जाति प्रथा के बंधन कमजोर हुए हैं, पेशे संबंधी बंधन समाप्त हुए हैं। यदि व्यक्ति अपना पेशा बदलना चाहे तो जाति बाधक नहीं होती, अपना पेशा बदल सकता है, आज उसे कोई रोक टोक नहीं है। हालांकि फिर भी लोग समाज के डर से ये चीज़ें अपनाने में देर करते हैं, आज भी ये चीज़ है सामाजिक तौर पे। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेखक के मत में दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। आपके सामने सन मेंशन है और कोरोना के बाद वाली सन मैंने मेंशन नहीं की है। तो देखिए इसका आंसर, लेखक के मत में दास्ता के अभिप्राय केवल कानूनी परिधीनता से नहीं है। दास्ता की व्यापक परिभाषा है कि किसी व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता ना देना। इसका सीधा अर्थ है उसे दास्ता में जकड़ कर रखना। इसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों को द्वारा निर्धारित होती है, व्यवहार व कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। ठीक है, जो दूसरों के द्वारा बनाए गए नियम होते हैं उनमें रहना उनकी मजबूरी होती है। गाइस, इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्य में असमानता संभावित रहने के बावजूद अम्बेडकर क्षमता को एक व्यवहार सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं, इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं। उसके बाद इसका आंसर देखते हैं, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्य में असमानता संभावित रहने के बावजूद अम्बेडकर क्षमता को, यहाँ पर क्षमता होगा गाइस, ये गलत प्रिंट हुआ है, क्षमता को एक व्यवहार सिद्धांत मानने का आग्रह इसलिए करते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। वे शारीरिक वंश परंपरा व सामाजिक उत्तराधिकार के आधार पर असमान व्यवहार को अनुचित मानते हैं। उनका मानना है कि समाज को यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो इससे समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर, समान व्यवहार उपलब्ध कराने होंगे। राजनीतिज्ञों को सबके साथ समान व्यवहार करना होगा और साथ ही साथ व्यवहार और स्वतंत्रता का सिद्धांत भी समान समानता का प्रतिरूप होगा। सामाजिक उत्थान के लिए क्षमता का होना अनिवार्य है। एंड इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 है, सही में अम्बेडकर ने भावनात्मक समत्व के मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया। क्या आप इससे
सहमत हैं? तो गाइस इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट से। अगर आपको पास इसके नोट्स नहीं हैं तो मेरी इंस्टा आईडी rstudy@10 से जाकर इसके नोट्स मुझसे ले सकते हैं। इन सारे चैप्टर्स की वीडियो अपलोड हैं, फटाफट से जाके चेक कर लीजिए और अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड आंसर है, हम लेखक की बात से सहमत हैं। उन्होंने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। भावनात्मक समत्व तभी आ सकता है जब समान भौतिक स्थितियां या जीवन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। समाज में जाति प्रथा का उन्मूलन समानता का भाव होने से ही हो सकता है। मनुष्य की महानता उसके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप होनी चाहिए। मनुष्यों के प्रयासों का मूल्यांकन भी तभी हो सकता है जब सभी को समान अवसर मिले। शहर में कॉन्वेंट स्कूल व सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के बीच स्पर्धा में कॉन्वेंट स्कूल का विद्यार्थी ही जीतेगा, क्योंकि उसे अच्छी सुविधाएं मिली हैं। अतः जातिवाद का उन्मूलन करने के बाद हर व्यक्ति को समान भौतिक सुविधाएं मिलें, उसका विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं। गाइज ये था इसका आंसर। इसके बाद गाइज क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, आदर्श समाज के तीनों तत्वों में से एक ब्रह्मता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मानित किया है अथवा नहीं। आप इस ब्रह्मता शब्द से कहाँ तक सहमत हैं? यदि नहीं तो आप क्या शब्द उचित समझेंगे? आंसर करना है आपको। तो गाइज इसका आंसर रहेगा, लेखक ने अपने आदर्श समाज में ब्रह्मता के अंतर्गत स्त्रियों को भी सम्मानित किया। ब्रह्मता से अभिप्राय भाईचारे की भावना अथवा विश्व बंधुत्व से है, विश्व बंधुत्व की भावना से है। जब यह भावना किसी व्यक्ति विशेष या लिंग विशेष की है ही नहीं तो स्त्रियां स्वाभाविक रूप से इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। आखिर स्त्रियों का भी स्त्री के प्रति प्रेम भी तो बंधुत्व की भावना को ही प्रकट करता है। इसीलिए मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि यह शब्द पूर्णता का घोतक है। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो समझ आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, वरना मेरी इंस्टा आईडी पर जाकर मैसेज कर सकते हैं।